कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का के संबंध में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए एक शब्द आता है सर्वांग क्षमता। इसको हम ऐसे कह सकते हैं सर्व अंग समान। दो ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हों, उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कहेंगे और दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के इस गुणधर्म को कहते हैं सर्वांग क्षमता कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर और आगे हम देखते हैं दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के संबंध में। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि वे एक दूसरे पर अध्यारोपित करने पर, अगर एक दूसरे को पूरा ढक ले तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यह तभी संभव है जब एक त्रिभुज का प्रत्येक अवयव दूसरे त्रिभुज के संगत अवयव के समान हो। आइए चित्र से समझने का प्रयास करें। यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से। इसी माप का एक दूसरा त्रिभुज बना लिए इस प्रकार। नामकरण कर देते हैं त्रिभुज ए बी सी। इसका नामकरण कर देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। ध्यान दीजिए ये दोनों त्रिभुजों के बारे में है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ध्यान दीजिए यदि हम दोनों में से एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर अध्यारोपित करें, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। आप त्रिभुज मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी को आप यहाँ से उठा करके आप ट्रेसिंग पेपर में इसका आकृति बना सकते हैं और उसको त्रिभुज पी क्यू आर के ऊपर इस प्रकार रखें कि बिंदु ए बिंदु पी पर पड़े, भुजा ए बी भुजा पी क्यू पर पड़े, बिंदु बी क्यू पर पड़े, भुजा बी सी भुजा क्यू आर पर पड़े, बिंदु सी बिंदु आर पर पड़े। तब हम देखते हैं कि यदि AC पी आर पर पड़ता है तब की स्थिति में त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिखाई नहीं देगा, अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी के द्वारा पूरा ढक लिया जाएगा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अर्थात दोनों ही त्रिभुज के सभी अंग सर्व अंग समान है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं यदि हम त्रिभुज पी क्यू आर को किसी विधि से यहाँ से हम उठा लें, चाहे वो ट्रेसिंग पेपर की मदद से है, इस आकृति को बना लीजिए और उसको इस पर अध्यारोपित कीजिए त्रिभुज ए बी सी के ऊपर। इस प्रकार अध्यारोपित करते हैं कि बिंदु P ए पर पड़े, भुजा ए पी क्यू ए बी ऊपर पड़े, भुजा बिंदु Q बिंदु B पर पड़े, भुजा क्यू आर भुजा बी सी पर पड़े, बिंदु R C पर पड़े। तब यदि भुजा पी आर ए सी पर अगर पड़ता है तब त्रिभुज पी क्यू आर के द्वारा त्रिभुज ए बी सी पूरा ढक लिया जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक शब्द आता है कि दोनों त्रिभुज के सभी अंग समान हो, तो इसके लिए एक आता है शब्द संगत। क्या आता है? संगत। आइए अब हम देखते हैं त्रिभुज के अवयव कौन कौन से हैं, ये पहले हम देखते हैं। तो त्रिभुज के अवयव, आइए पता करते हैं त्रिभुज के अवयव कौन कौन से हैं। अवयव
एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं DEF। ठीक है। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, भुजा DE, भुजा DF और भुजा EF। साथ ही इस त्रिभुज में 3 कोण हैं, कोण D, कोण E और ये है कोण F। तो इस प्रकार से किसी त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं। 6 अवयव हैं। कौन कौन से आपने देखा? 3 भुजाएं, 3 कोण। इस प्रकार से एक त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। अब यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए संगत भुजा व संगत कोण ये क्या है वो देखते हैं, या संगत अवयव क्या है। संगत अवयव यहाँ पर देख लेते हैं, संगत अवयव क्या है। संगत अवयव, यदि हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के ऊपर अध्यारोपित करते हैं तो त्रिभुज PQR पूरा ढक जाता है और हमें केवल त्रिभुज ABC ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एक त्रिभुज का प्रत्येक अंग, जैसे कोण A, कोण B, कोण C और भुजा AB, भुजा AC और भुजा BC दूसरे त्रिभुज के क्रमशः संगत अंग को ढके। तो अब संगत अंग में क्या आता है तो ध्यान दीजिए, कोण A किसको ढकेगा? कोण P को। तो कोण A का संगत कोण हो गया कोण P। कोण B किस कोण को ढकता है? कोण Q को। तो कोण B का संगत कोण हो गया कोण Q। कोण C किसको ढकेगा? कोण R को ढकेगा। तो कोण C का संगत कोण है R। तथा भुजा AB किसको ढकेगा? भुजा PQ को। तो भुजा AB का संगत भुजा है भुजा PQ। भुजा BC किसको ढकेगा? ये इसको ढक रहा है तो ऐसा सिंबल करिए। भुजा BC किसको ढकेगा? QR को। तो ये और ये भुजा संगत है तो यहाँ लिख देंगे भुजा BC का संगत भुजा क्या है? QR। तीसरा भुजा है AC। AC ये ढकेगा किसको? PR को। तो भुजा AC बराबर है भुजा PR। तो इस प्रकार से दो त्रिभुजों में उनके संगत अंग हमारे सामने हैं। ठीक है। तो अब हम परिभाषा ऐसे दे सकते हैं सर्वांग समता का। दो त्रिभुजों में यदि, ध्यान से सुनेंगे, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः संगत कोण एवं भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्रमशः संगत मतलब कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R के, भुजा AB बराबर है भुजा PQ के, भुजा BC बराबर है भुजा QR के, भुजा AC बराबर भुजा PR के। तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। इसको हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम का सिंबल ये है, ये इस प्रकार से करिए ऐसे, और त्रिभुज PQR के। ठीक है। ध्यान दीजिए, दोनों त्रिभुज यदि सर्वांगसम है
तो उनको लिखने का भी एक क्रम होता है, उस क्रम को आपको ध्यान देना होगा। जैसे देखिए, कोण ए का संगत कोण है कोण पी। तो जैसे दोनों त्रिभुज के लिए लिख रहे हैं तो कोण ए पहले आया, इधर भी कोण पी पहले आया। कोण बी का संगत कोण क्यू है, तो कोण बी को शुरू में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कोण बी शुरू में, इसमें बीच में है, तो कोण क्यू भी इधर बीच में होगा। कोण सी का संगत कोण कोण आर है, तो कोण सी को जब यहाँ लिख रहे हैं तो इसका संगत कोण आर को भी यहाँ होना चाहिए। ठीक है। यदि ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज, अब बी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज क्या, क्यू पी आर। समझिए इसको, कोण बी का संगत कोण क्यू है, तो देखिए कोण बी यहाँ आया तो कोण क्यू यहाँ आया। कोण ए का संगत कोण पी है, तो कोण ए का संगत कोण कोण पी। देखिए कोण ए बीच में है तो इधर भी कोण बीच में है। कोण सी का संगत कोण कोण आर है, तो कोण सी यहाँ है तो कोण आर यहाँ, देखिए। ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू। जैसे कोण ए का संगत कोण पी है, तो जब हमने त्रिभुज ए लिखा ए सी बी, तो इधर त्रिभुज पी आर क्यू। कोण सी का संगत कोण आर है, कोण बी का संगत कोण कोण क्यू है। तो हमें यह देखना होगा कि दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए जब हम इस प्रकार लिखते हैं तो उनके संगत कोण, संगत अंग के हिसाब से उसको सर्वांगसमता बताया जाता है। ठीक है। यहाँ पर जानना होगा कि दो त्रिभुजों की जो सर्वांगसमता है, यह दो त्रिभुज निम्नलिखित 5 प्रकार से सर्वांगसम हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, दो त्रिभुज निम्नलिखित 5 प्रकार से सर्वांगसम हो सकते हैं, सर्वांगसम हो सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 5 प्रकार। नंबर 1, यहाँ पर नंबर 1 में है भुजा 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता। भुजा को बोला जाता है साइड, तो साइड साइड साइड, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। दूसरा इसमें आता है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता। भुजा को साइड कहा जाता है तो साइड से एस, कोण को एंगल कहा जाता है तो ये ए, और भुजा को साइड एस, एस ए एस सर्वांग समता। तीसरा इसमें आता है कोण भुजा कोण सर्वांग समता, सर्वांग समता। कोण अर्थात एंगल ए, भुजा अर्थात एस, कोण यानी ए, ए एस ए सर्वांग समता। चौथा इसमें आता है समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। समकोण रेक्टेंगल आर, कर्ण हाइपोटेनस एच, भुजा साइड एस, आरएचएस भी बोलते हैं, आरएचएस सर्वांग समता। पांचवा एक आता है कोण कोण भुजा
सर्वांग समता, सर्वांग समता। कोण अर्थात एंगल, कोण अर्थात एंगल और साइड यानी भुजा। तो कोण कोण भुजा ए ए एस सर्वांग समता, ये वास्तव में ये उप प्रमेय है। बाकी ये जो दिए गए हैं चारों वो सर्वांग समता हेतु प्रमेय है, ठीक है। और ये पांचवा एक उप प्रमेय है। तो दो त्रिभुजों में यदि इस प्रकार से चार में से कोई भी एक कारण भी अगर लागू होता है तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होते हैं। या कह सकते हैं कि कोई दिए गए दो त्रिभुजों में चारों में से कोई एक गुणधर्म का पालन होता है तो दोनों त्रिभुज के संगत अंग या संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें इन्हीं बातों का ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर अब ये जो 5 नियम जो सर्वांग समता के जो बताए गए हैं ये प्रमेय है, इन पांचों प्रमेय को हमको देखना होगा इनके नियम क्या है और इसके आधार पे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि दिए गए दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आइए दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता के इन नियमों को अगली कड़ी में समझने का प्रयास हम करते हैं, ठीक है।